नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के साइड इफेक्ट्स की। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। फिर बात होगी वक्फ कानून को लेकर, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरह वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। विधायकों ने कानून की कॉपियां भी फाड़ दी। फिर आपको लिए चलेंगे गोरखपुर की तरफ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगातों की बरसात कर दी है। अगली खबर रहेगी पंजाब के बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल को लेकर, जिसे लेकर मोहाली सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। और दिल्ली के कैंट इलाके में चाकूबाजी की वारदात का भी रुख करेंगे। कैसे एक लड़के ने पहले लड़की पर चाकू से हमला किया और फिर खुद को भी चाकू घोंप दिया। सबसे अंत में बात होगी मौसम की, क्योंकि गर्मी से अभी से हाल बेहाल होना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। दिखाएंगे आपको तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। तो चलिए बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट हुई। सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों का हाल बुरा दिखाई दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को दवा बताया और साफ कह दिया कि उन्हें बाजार में गिरावट की कोई परवाह नहीं। ट्रंप, टैरिफ और शेयर बाजार में भूचाल। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट। एशियाई बाजारों में सब लाल लाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के 60 देशों पर लगाए गए टैरिफ के बाद एशिया के शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखा गया। खुलते ही सेंसेक्स 3000 गिरा, निफ्टी 1000 अंकों तक गिरा। वहीं न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के शेयर बाजारों को भी ट्रंप के टैरिफ के साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई शेयर बाजार में 6.4% की गिरावट। सिंगापुर एक्सचेंज बाजार 7% से ज्यादा गिरा। शंघाई क्रूड ऑयल में 7% की गिरावट। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स बाजार में 9.28% की गिरावट। जापान के शेयर बाजार में करीब 20% की गिरावट। ताइवान स्टॉक मार्केट में 15% की गिरावट। शेयर बाजार में गिरावट पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गिरे, लेकिन कभी कभी आपको चीजों को ठीक करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि वो जानबूझकर बिकवाली नहीं कर रहे हैं और न ही चाहते हैं कि शेयर या कोई एसेट्स क्लास नीचे जाए, मगर कभी कभी कुछ ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। बहरहाल बाजारों में हो रहे जबरदस्त हाहाकार के बीच ये चिंता जताई जा रही है कि इसका भारत और दुनिया के बाकी देशों पर कितना असर होगा। सवाल यह भी है कि भारत को ट्रंप के टैरिफ के इस दबाव से कैसे निपटना चाहिए। अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ी तो इसका भारत और दुनिया के बाकी देशों पर क्या असर होगा। क्या भारत को अपनी घरेलू नीतियों की रक्षा करनी चाहिए या फिर बाहरी दबाव का इस्तेमाल कर अपनी नीतियों को अमेरिका की इच्छा के हिसाब से बनाना चाहिए। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खैर, अब भारत ट्रंप के टैरिफ से कैसे डील करता है, यह देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। रुक कर रहे हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर, जिसे लेकर सड़क से संसद तक जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों के साथ अब कई संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा है कि यह कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है और उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है। ऐसे में कोर्ट ने क्या कुछ कहा और कौन से ये संगठन और पार्टी जिन्होंने न्यायालय का वक्फ संशोधन कानून पर दरवाजा खटखटाया है, आपको जानने को मिलेगा।
नए वक्फ संशोधन कानून पर बवाल अभी जारी है। ऐसे तो लोकसभा और राज्यसभा में शानदार बहस के बाद पुराने बिल में संशोधन करते हुए नया वक्फ बिल पूर्ण बहुमत से पास हो गया, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों को ये बदलाव रास नहीं आया, लिहाजा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और धड़ाधड़ याचिकाएं दाखिल होने लगी। कहा जा रहा है कि अब तक नए वक्फ कानून पर करीब 10 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती दी और 4 अप्रैल को याचिका दायर की। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी वक्फ विधेयक को चुनौती दी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एक गैर सरकारी संगठन ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के धार्मिक संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा की ओर से भी एक याचिका दायर की गई है। SDPI संस्था ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तैयब खान सलमानी, अंजुम कादरी, इंडियन मुस्लिम लीग, जब इतनी संस्थाओं और पार्टियों ने याचिका दायर की तो कपिल सिब्बल भी कहां पीछे रहने वाले थे। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से वो भी कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में CJI संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को देखेंगे। ऐसे में वक्फ विधेयक 2025 पर हंगामा अभी और बरपेगा। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक प्रक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। वहीं केंद्र सरकार ने संशोधित बिल पर कहा कि इस कानून से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और ये किसी भी तरह से किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सारे विपक्ष के साथियों का और एक मत होके देना यही था कि देश में इस तरह की संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है उसकी मूल भावना ये नहीं है और ये इसलिए मूल भावना के विपरीत है। और इस देश की जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, जो एक भाईचारे की है, उससे हट के ये इस समाज को बांटने के लिए और इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये कार्य किया। दुख की बात है हम सब के लिए। और जो ये बिल लेके आई है सरकार, खासकर मुसलमानों को जो कमजोर किया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और कंडम करता हूँ। और जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है, जो भी हमें आंदोलन करना पड़ा, जो भी हमें मुसलमान रक्षा के लिए जो हम अपने कोशिश करेंगे, वो हर कोशिश करके रहेंगे। बाकी जो सरकार की मंशा है। बहरहाल संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का भी नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995 हो गया है। हालांकि आमतौर पर यह देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संसद से पारित कानून पर एक तरफा रोक नहीं लगाता। अगर कोर्ट इन याचिकाओं को विचार के योग्य समझेगा तो सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सोमवार को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा देखने को मिला। विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्ष के विधायकों ने वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। वहीं स्पीकर की ओर से इसकी इजाजत ना दिए जाने के बाद विधायकों ने स्पीकर के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। और किस तरीके का माहौल इस दौरान दिखा और क्या कुछ होता हुआ नजर आया जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर, जरूर देखें। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को सत्र शुरू होते ही जमकर बवाल हुआ। सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इसकी मंजूरी नहीं दी।
इस पर एनसी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं बीजेपी विधायकों ने मेज थपथपाकर स्पीकर के आदेश का वेलकम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी विधायकों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन एक्ट पर उनके स्थगन प्रस्ताव को अनुमति न देने के लिए स्पीकर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के विधायक हंगामा करते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों ने वक्फ बिल नामंजूर के नारे लगाए। इस दौरान स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने विधायकों से शांत रहने के लिए कहा। एक विधायक ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध जताते हुए कागज की प्रति फाड़कर हवा में उड़ाई। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने विधायकों को समझाते हुए कहा कि मैंने नियम देखे हैं। नियम 56 और नियम 58 के उपनियम 7 के अनुसार जो भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे इसकी एक प्रति मिली है, इसलिए नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हम स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल जैसे ही जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव की मांग की। सदन में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इसका विरोध किया। इस दौरान सदन में काफी हंगामा हुआ। सूर्या समाचार के लिए जम्मू से अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने, भले ही वक्फ संशोधन बिल कानून का रूप ले चुका है, लेकिन इस पर बवाल अभी भी थमता नजर नहीं आता। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगातों की बौछार कर दी। सीएम योगी ने कुल 91.22 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 4 नई सीएनजी बसों का भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों गोरखपुर के दौरे पर हैं। सोमवार को सीएम योगी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी। 91.22 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, 1357.25 लाख की 7 परियोजनाओं का लोकार्पण, 7765.67 लाख की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास, 7084.35 लाख से बने सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास, 162.23 लाख की लागत से यांत्रिक अभियंत्रण विभाग भवन का विस्तार, 154.28 लाख की लागत से बने IRTC/ITCA विभाग के विस्तारित भवन का लोकार्पण, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण, विद्युत सबस्टेशन के पास निर्मित 4 दीवारी का लोकार्पण, सरस्वती वाटिका एवं बिस्मिल पार्क के साथ नई 4 सीएनजी बसों का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। आज भारत दुनिया में खुद को साबित कर रहा है। कोई भी सफलता टीम वर्क से ही प्राप्त होता है और कोई भी विफलता जब टीम वर्क में सभी सदस्य केवल अपने लिए तो सोचते हैं, इंस्टीट्यूशन के हित में नहीं सोचते, तो उस आपसी खींचतान के कारण उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और अगर वह कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसकी रैंकिंग भी उससे प्रभावित होती भी जाती है। आज का समय एक प्रतिस्पर्धा का समय है। आपने देखा होगा, कभी भारत दुनिया के अंदर शिक्षा में, तकनीक में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम विश्व गुरु कहलाए क्योंकि हम लीड करते थे दुनिया को। कहते हैं 1600 ईस्वी के पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी
30% से अधिक थी। हम हमेशा समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। समस्या कोई चुनौती नहीं होती, समस्या हमारे जीवन की चुनौती नहीं हो सकती। चुनौती तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम समस्या पे सोचते 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 पीछे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब हम समाधान की तरफ जाते हैं तो समस्या अपने आप छंटती जाती है और रास्ते निकलते जाते हैं। इसलिए समाधान की तरफ जाएंगे तो रास्ते निकलेंगे, और समस्या पे सोचोगे तो आपके पास 10 बहाने मिलते जाएंगे। बहाना नहीं, हमें रास्ता निकालना है, और उस रास्ते को निकालने के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारी अच्छी रैंकिंग आपकी आई है। मैं देख रहा था विश्वविद्यालय की रैंकिंग को भी, अलग अलग क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। NIRF की रैंकिंग में जो विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें इंजीनियरिंग श्रेणी में 84वीं, विश्वविद्यालय की श्रेणी में 94वीं और राज्य विश्वविद्यालय के श्रेणी में 40वीं रैंक विश्वविद्यालय ने स्थापित की है। बता दें कि विश्वविद्यालय में कुल 20 एसोसिएट प्रोफेसर और 56 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पिछले दिनों हुई थी। उन सभी शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र वितरित किए। MMMUT में शोध प्रकाशन और पेटेंट को बढ़ावा दिए जाने के लिए टैलेंट इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जुलाई से दिसंबर 2024 के बीच उत्कृष्ट शोध और पेटेंट प्रकाशन के लिए कुल 100 शिक्षकों और अभ्यर्थियों को विभिन्न पुरस्कारों से CM योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया। इन शिक्षकों विद्यार्थियों को कुल 9,39,529 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर पंजाब के बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल को लेकर मोहाली CBI की विशेष अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पाए गए 4 पुलिस अधिकारियों को 5-5 साल की सजा सुनाई, साथ ही 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में बड़ा फैसला। 18 साल बाद दोषी 4 पुलिसकर्मी को सजा। CBI की विशेष अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा। पंजाब के बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में CBI कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसके बाद एक बार फिर पुलिस की खाकी वर्दी सवालों के घेरे में है। जरा सोचकर देखिए, जिन पुलिसकर्मियों ने संविधान की रक्षा की कस्में खाई होंगी, जिन पुलिसकर्मियों ने अपने कंधों पर समाज सुधार का जिम्मा उठाया होगा, और जिन पुलिसकर्मियों के शरीर पर खाकी वर्दी देखकर एक आम इंसान के दिल में सुरक्षा का भाव आता है, मोहाली की CBI कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले से इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दरअसल पंजाब के बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में मोहाली में CBI की विशेष अदालत ने 18 साल बाद फैसला सुनाया है और दोषी 4 पुलिस अधिकारियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि जिन पुलिसकर्मियों को मामले में दोषी पाया गया है, उनमें तत्कालीन SSP दविंदर सिंह गर्चा, पूर्व SP हेडक्वार्टर मोगा परमदीप सिंह संधू, मोगा सिटी थाने के पूर्व SHO रमन कुमार, सिटी पुलिस स्टेशन मोगा के इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह शामिल हैं। इन सभी पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने झूठे रेप केस में लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल किया। कोर्ट के फैसले के बाद शिकायतकर्ता रणजीत सिंह ने अपनी खुशी जाहिर की है और न्याय पर अपना भरोसा जताया है। बता दें कि अप्रैल 2007 को मोगा जिले में एक ब्लैकमेलिंग रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी और राजनेता का नाम सामने आया। दिसंबर 2007 में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपी। फरवरी 2008 को CBI ने पूर्व मोगा SSP दविंदर सिंह गर्चा और रूपनगर के SP परमजीत सिंह को गिरफ्तार किया। फरवरी 2012 में पटियाला की CBI अदालत ने 9 लोगों पर आरोप तय किए, इनमें 4 पुलिस अधिकारी भी थे। सितंबर 2018 में मुख्य आरोपी से सरकारी गवाह बनी मंजीत कौर और उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नवंबर 2024 में पुलिस ने 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया।
मार्च 2025 में 4 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया और अब कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले से लोगों का न्याय पर भरोसा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उधर दिल्ली के कैंट इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां बीच सड़क पर एक लड़की पर जानलेवा हमला होता है। बीच सड़क पर एक लड़के ने लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ कई बार वार किए और इसके बाद खुद को भी चाकू मार लिया। यह पूरी घटना साउथ वेस्ट दिल्ली के कैंट इलाके में बीच सड़क पर हुई है। पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में बीच सड़क चाकूबाजी, लड़के ने लड़की पर किए ताबड़तोड़ वार, आरोपी ने खुद को भी मारा चाकू। दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां एक लड़के ने बीच सड़क पर एक लड़की को ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया। लड़का इस कदर सनकी था कि उसने खुद पर चाकू से वार कर लिया। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने दोनों के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी है और जांच में जुट गई है। बगल में करते करीब 10:30 बजे घटना दिल्ली कैंट के किर्बी पैलेस इलाके के मेन रोड की है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली कैंट इलाके में रविवार रात को एक सिरफिरे लड़के ने एक लड़की के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए और उसके बाद खुद को भी चाकू मार लिया। एक राहगीर ने फोन करके घटना के बारे में दर्शन दिल्ली पुलिस को पूरी घटना की जानकारी रविवार रात 11 बजे दी। पुलिस ने बताया कि लड़की के गले पर चाकू के निशान थे, साथ ही मौके से चाकू भी बरामद कर लिया है। दोनों का इलाज नजदीकी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में चल रहा है। डॉक्टरों ने दोनों की हालत को गंभीर बताया है। बहरहाल आरोपी अमित के खिलाफ दिल्ली कैंट थाने में धारा 109(1) BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। कल रात 9:30 बजे के आसपास दिल्ली में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई। आपको बता दें कि एक लड़के ने एक लड़की पर सब्जी काटने वाली चाकू से कई बार जो है वार किया और उसके बाद उस लड़के ने खुद को भी चाकू से मारा और अपना गला काट लिया। इस वक्त आपको बता दें कि जो लड़का और लड़की है वो दीनदयाल उपाध्याय, जहां पर हम अभी मौजूद हैं, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में दोनों जो हैं अभी भर्ती हैं। दोनों की जो हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। दोनों की जो हालत है वो काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि जो लड़का और लड़की हैं वो लगभग 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है। इस वक्त जब उनके परिजनों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो लड़के को पहले से नहीं जानते थे, ना कभी लड़की ने लड़के का कभी जो है उनके सामने कभी जिक्र किया था। उनका कहना है कि किसने चाकू मारी है, उनको सिर्फ अपनी जो बच्ची के लिए है वो इंसाफ चाहिए है। पुलिस से जब बात करी तो पुलिस का ये कहना है कि जो कार्रवाई है वो करी जा रही है और जो भी इसके पीछे दोषी करार होगा उसके साथ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करी जाएगी। आपको बता दें कि करीब 4 बजे के आसपास शाम को लड़के और लड़की के बीच में जो अनबन हुई थी, उसके बाद जिसके चलते लड़के ने रात में जो है लड़की पर हमला किया। इस वक्त दोनों अभी अस्पताल में ICU में भर्ती हैं और दोनों की हालत जो है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। और चलिए अब बात मौसम की करते हैं। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अभी से ही देश के अलग अलग इलाकों में लोगों को झुलसती धूप से जूझना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की। पहाड़ों पर भी गर्मी का असर साफ देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले 26 साल में राजस्थान के बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। शुरू हुआ दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर। चालीस डिग्री के पार जाएगा पारा। 3 दिन लू भी लेगी अग्नि परीक्षा। राजस्थान में भी टूटा 26 सालों का रिकॉर्ड। अभी से ये हाल, मई जून में क्या होगा हाल? अप्रैल महीना शुरू होते ही दिल्ली में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं।
दिन में अधिकतम पारा 40 डिग्री को छू रहा है। लोगों के लिए बाहर तेज धूप झेलना बस के बाहर हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन लू का अलर्ट जारी किया है। सोमवार से बुधवार तक राजधानी के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गर्मी इतनी अभी पड़ रही है और आगे इतनी भयंकर पड़ेगी कि लोगों को राहत नहीं मिलेगी। अभी क्या है कि अभी तो शुरुआत ही गर्मी की हुई है। लोग इतना गर्मी में बेचैन होकर पेड़ के छांव के नीचे बैठ के आराम कर रहे हैं, पानी ठंडा पी रहे हैं, तब भी नहीं राहत मिल रही है। हम खुद वहाँ मेन रोड से यहाँ तक पैदल चल के आए तो मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी जो पड़ रही है इस समय बड़ा तेज तरार पड़ रही है और आगे ऐसे पड़ेगी। हम तो ऐसे ही टूरिस्ट है, रेड फोर्ट गेटवे ऑफ इंडिया देखने आए, लेकिन ये गर्मी से मुझे वहाँ तक जाना भी हो नहीं पा रहा है। अब देख सकते हैं सिर्फ पानी का बॉटल लेके घूम रहे हैं। अभी तो चालू हुई है लेकिन वी कांट, हम बोल नहीं सकते। और 2 महीने और है ना समर, हम बोल नहीं सकते, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम यहाँ से ये गर्मी से भागने के लिए तो हिमाचल जा रहे हैं यहाँ से। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ गर्मी से तपने शुरू हो गए हैं। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही मई जैसी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी दी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है। इसमें जो दिन के तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य से 3 से 6 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जो सबसे अधिकतम तापमान था वो ऊना में दर्ज किया गया था 36.4 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान 25.5 था, जो कि सामान्य से तकरीबन 6 डिग्री अधिक था। वहीं मनाली में भी जो तापमान था 25 डिग्री के आसपास है, जहां वो सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया था। सोलन की बात करें, सोलन में 31.2 था, जो कि सामान्य के आसपास था। और बिलासपुर में 35 डिग्री के आसपास दिन के तापमान दर्ज किए गए हैं। परंतु एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को अप्रोच कर रहा है। इसके चलते 8 तारीख को संभावना ये है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर 9 तारीख को भी संभावना ये है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। पिछले 26 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में यह सबसे ज्यादा तापमान है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 6.8 डिग्री ज्यादा है। 3 अप्रैल 1998 को 45.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था। अभी 2 से 3 दिन टेम्परेचर बढ़ेंगे और जो गर्मी है और बढ़ेगी अभी, क्योंकि जो तापमान चल रहे हैं, अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं 37.4 जो है अभी हो गया टेम्परेचर आज का। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस जो है सामान्य 33 के आसपास सामान्य टेम्परेचर्स होते हैं शहर के, तो अभी कुछ और बढ़ सकता है 1 डिग्री के आसपास या उससे कम। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि अभी अप्रैल की शुरुआत में यही हाल है तो मई और जून में क्या होगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी के प्रकोप से राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से देवांश पांडे और शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।